हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे जो सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक की EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमारी बुक है उसकी सेकंड यूनिट है। उसके कुछ टॉपिक्स तो हमने कर लिए थे, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है इसका ये कहाँ से आती है, एक्चुअली हमने कल आपको बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस कर्ल रो बाई कर्ल टी इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम मैक्सवेल की जो इक्वेशन लेके चलते हैं वो है हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो जो फोर्थ इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, ये हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ बताती है। हमें पता है कि चार्ज जैसे एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वैसे चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या डेफिनेशन है वो क्या है कि जो टोटल करंट फ्लो करता है ना किसी वॉल्यूम से बाहर, वो किसके इक्वल होता है, जितना उसके चार्ज का डिक्रीज होगा, जिस रेट पे चार्ज डिक्रीज होगा अंदर। मतलब टोटल करंट, जैसे हमें पता है I इज इक्वल टू dQ/dt ना, मतलब करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो जितना किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से बाहर करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, जिस रेट पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है उस वॉल्यूम के अंदर, उसी रेट पे करंट बाहर फ्लो करता जाएगा। तो इनवर्ड आउटवर्ड वो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, अब जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो हमने कल इसको डिस्कस किया था क्लास में। वो है कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस कर्ल D बाई कर्ल T। इसकी डेरिवेशन की थी हमने कल। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और इसका दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लो। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल D बाई कर्ल T। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो के इक्वल है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल D बाई कर्ल T। ठीक, अब ये जो डाइवर्जेंस हम ले रहे हैं ना, इसको हम डेरिवेटिव के अंदर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू है, और ये जो ग्रेडियंट होता है, ये हमारा डायल ऑपरेटर है ना, ये पोजीशन को बता रहा है, तो इसलिए इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता। सो इसे कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस कर्ल बाई कर्ल T को इधर रखो, और डाइवर्जेंस किसका है, इट मीन्स D का। और ये हमें पता है, ये कल आपको बताया गया था क्लास में, और वैसे भी हमें पता है कि जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, इसकी भी डेरिवेशन की थी। तो डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यू रो, तो डाइवर्जेंस ऑफ J प्लस कर्ल रो बाई कर्ल T किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। यही हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। अब स्टेडी स्टेट में जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे उस रीजन के अंदर कांस्टेंट रहती है स्टेडी स्टेट कंडीशंस में। तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर रो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो डाइवर्जेंस ऑफ J है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। अब डाइवर्जेंस ऑफ J ज़ीरो होना ये किसको बता रहा है, मैथमेटिकली ये रिलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की लाइंस है ना वो कंटिन्यूस होंगी, बिकॉज देखो करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो नहीं है, कोई नेट आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि लाइंस ही कंटिन्यूस है ना। तो ये इक्वेशन जो है ये वैलिड है रीजन के अंदर जिसमें ना कोई सोर्स होता है ना सिंक होता है, और हमें पता है ना इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, तो इसलिए ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, इसके फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो करती है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर का यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से दिखाते हैं इसको, पॉइंटिंग वेक्टर को।
तो ये होता क्या है बेसिकली, ये टोटल एनर्जी को बताता है कितनी एनर्जी फ्लो करेगी नॉर्मली, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है। सो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो होता है पी वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, पी इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। अब ये किसको बताते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी जो फ्लो कर रही है। तो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम के यूनिट होते हैं वॉट, और अपॉन एरिया भी है। सो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है पी का वो क्या बनेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं दैट इज़ पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ करके हम पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके लिए हम कोई लॉ सरफेस कंसीडर करके चलते हैं जिसका वॉल्यूम मान लीजिए v है और उसकी जो परमिएबिलिटी है वो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई आइसोट्रॉपिक, हाँ आइसोट्रॉपिक मतलब जिसकी सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं। आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, और उसका परमिटिविटी जो है वो म्यू है, सॉरी परमिएबिलिटी म्यू है और परमिटिविटी एप्सिलॉन मान ली, और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब डेरिवेशन करते हैं इसकी पॉइंटिंग थ्योरम की। इसके लिए हमें मैक्सवेल की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन चाहिए होती है। अब मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन थी वो तो थी कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस कर्ल B बाई कर्ल T, एंड जो फोर्थ इक्वेशन थी मैक्सवेल की वो थी कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस कर्ल D बाई कर्ल T। अब देखिए क्या करना है, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है कर्ल ऑफ E, इसका तो हमने डाइवर्जेंस लेना है, डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट लेना है इसका H के साथ, और जो फोर्थ इक्वेशन है जिसमें कर्ल ऑफ H है इसका हमने डॉट प्रोडक्ट और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, E के साथ, ऑपोजिट E वाली का H के साथ, H वाली का E के साथ, और लेना क्या है स्केलर प्रोडक्ट और वी कैन से डॉट प्रोडक्ट। तो H डॉट डेल क्रॉस E इज इक्वल टू नेगेटिव एज इट इज H डॉट कर्ल B बाई कर्ल T, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है अपनी कर्ल ऑफ H वाली, तो इसका E के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो E डॉट कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू E डॉट J प्लस E डॉट कर्ल D बाई कर्ल T। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, इस वाली इक्वेशन से ये ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो ये बनेगा अपने पास E डॉट डेल क्रॉस H माइनस H डॉट डेल क्रॉस E। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था फिर इनको माइनस कर दिया, इज इक्वल टू, अब इनको भी माइनस करेंगे तो E डॉट J या J डॉट E, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना ये कॉम्यूटेटिव होता है। सो E डॉट J लिखो या J डॉट E लिखो, सेम ही बात है। E डॉट J प्लस E डॉट कर्ल D बाई कर्ल T। अब माइनस करूँगी जब मैं ये वाला फैक्टर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस H डॉट कर्ल B बाई कर्ल T। ठीक, अब देखिए यहाँ से इस माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये वाला जो माइनस है, इस माइनस को जब मैं बाहर ले लूँगी ना तो मेरे पास यहाँ से बचेगा H वेक्टर, ये वेक्टर पहले आ जाएगा, H वेक्टर डॉट डेल क्रॉस E माइनस E वेक्टर डॉट डेल क्रॉस H, ऐसे लिख सकती हूँ इस वाले को। ठीक है, अब नेगेटिव साइन एज इट इज़, तो ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बना, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है वो देखेंगे। देखिए डेल जो है ना, डेल पहले ये ब्रैकेट वाला टर्म लिख लेते हैं अपन, डेल डॉट, अब क्रॉस की जगह डॉट, और E के इधर H बाहर है तो E क्रॉस H, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको जब आप नेगेटिव साइन ऐसे रखो, इस वाले टर्म को ओपन करके देखो कैसे लिखोगे, जो ये लास्ट वाला फैक्टर होता है ना ये पहले बाहर आ जाता है और बाकी का क्रॉस हो जाता है, फिर ये वाला फैक्टर है जो ये बाहर आ जाता है और बाकियों का क्रॉस हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है ये मैथमेटिकली। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। तो ये किसका बनेगा, डेल डॉट E क्रॉस H का। ठीक है, ये एज इट इज़
ये हमने फॉर्मूला इसका पुट कर दिया। अब ई डॉट जे ऐसे ही रखा और प्लस ई डॉट, अब देखो ये है कर्ल डी बाई कर्ल टी, तो कर्ल बाई कर्ल टी को ऐसे लिखो, डी की वैल्यू पुट कर दो एप्सिलॉन ई, क्योंकि हम आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम लेके चले हैं, वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम होता तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, बट मीडियम है तो उसका कुछ ना कुछ मटेरियल है तो उसका एप्सिलॉन कुछ ना कुछ होगा, एप्सिलॉन वैक्यूम के इक्वल तो हो नहीं सकता, सो एप्सिलॉन ई लिखेंगे और प्लस एच डॉट कर्ल बाई कर्ल टी और बी की वैल्यू पुट कर दो, बी होता है म्यू एच, ये भी पुट कर दिया, ये आ गया अपने पास। अब देखिए अगर हम इस ई को जो बाहर पड़ा है इसके ब्रैकेट के अंदर लेके जाएं तो फिर इसका डेरिवेटिव करें तो ये बनेगा 2 क्योंकि ई स्केयर हो जाएगा जब अंदर लेके आएंगे तो 2 एप्सिलॉन ई बनेगा, तो इट मीन्स उसको कैंसिल करने के लिए वो वाला 2 जो एक्स्ट्रा है एक 2 नीचे डिवाइड में लिखना पड़ेगा, मीन्स इस ई वेक्टर को हम अंदर लेके जा सकते हैं बट साथ में फिर हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा उसको बैलेंस करने के लिए। सो इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच एज इट इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका हाफ कर्ल बाई कर्ल टी ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस हाफ कर्ल बाई कर्ल टी ऑफ म्यू एच स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हो। ओके अब देखिए अब एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, इसे आप एप्सिलॉन ई डॉट ई ऐसे म्यू एच स्क्वायर क्यों म्यू एच डॉट एच ऐसे भी लिख सकते हो, तो थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर लेंगे। तो जब आप इसको लिखोगे ना एप्सिलॉन ई और एक ई इसका जो रह गया वो अलग से, क्योंकि ई डॉट एप्सिलॉन ई भी यही बनेगा ना एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ऐसे ही एच डॉट म्यू एच भी यही बनेगा म्यू एच स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसे आप एप्सिलॉन ई आपको पता है डी के इक्वल है, म्यू एच बी के इक्वल है, तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपकी टर्म ओवरऑल बन जाएगी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच एज इट इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस हाफ कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ ई डॉट डी प्लस हाफ कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ एच डॉट बी, ठीक है। और ये नेगेटिव में है टर्म, उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो इसे उधर ले जाओ उस साइड, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की और सारी टर्म इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, ठीक। अब इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे जब, ये मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ बुक से, बस लास्ट स्टेप है इसका, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड इस पूरी इक्वेशन का मीन्स इंटीग्रेशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू ओवर वॉल्यूम वी वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू वी वॉल्यूम पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो जो ये वाली टर्म है ना हमारी डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी, ये डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं ई क्रॉस एच इंटू डी एस, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस है तो सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो डाइवर्जेंस रिमूव हो जाएगा ना, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ई क्रॉस एच डी एस, वो लिख दो, बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। फिर ई क्रॉस एच वाली टर्म को चाहे उधर ले जाओ चाहे इधर ही रखो, आपकी मर्जी है। तो ये ई क्रॉस एच ही पी होता है, तो माइनस पी डॉट डी एस इज इक्वल टू ये बाकी बची हुई टर्म आ गया, तो यही हमारी पॉइंटिंग थ्योरम है। अब फ्री स्पेस की अगर बात करेंगे अपन, तो इसको अपन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी पॉइंटिंग वेक्टर है यहाँ पे, पी को अगर वैसे मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ई इंटू एच है। पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहती है, ये जो पूरी 11th इक्वेशन है ना, दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग थ्योरम। ये थ्योरम बताती है कि वर्क जितना भी चार्जेस पे वर्क होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना भी वर्क करेगी वो किसके इक्वल होगा, जो फील्ड में एनर्जी स्टोर है उसमें डिक्रीज के इक्वल होगा, और जितना मतलब जो एनर्जी है ना लेस द एनर्जी दैट फ्लो आउट थ्रू द सिस्टम, जो एनर्जी उसमें से कम होती जा रही है, क्योंकि जब एनर्जी बाहर फ्लो करेगी तो अंदर सिस्टम में तो कम ही होती जाएगी ना, तो वो डिक्रीज के इक्वल होगा जितना वर्क डन होगा चार्जेस पे। अब हम हर टर्म की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि हर टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, ये नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।